Hello viewers, this is Priya. Today we will start class 6 civics chapter 8 urban livelihoods. चीकू बेटा इतनी खुशी। अच्छा, सिविक्स का लास्ट चैप्टर है ये, इसके बाद तो तुम्हें 7th में ही पढ़नी है सिविक्स। चलो इसी बात पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अर्बन मतलब जो सिटी वाला एरिया है वहाँ पे लाइवलीहुड कैसा होता है, कैसे लोग रहते हैं, कैसे लोग कमाते हैं। वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, यहाँ पे एक गर्ल अपनी कज़न के पास जाती है सिटी में देखने के लिए कि सिटी में कैसे रहते हैं और क्या काम करते हैं। तो वो मॉर्निंग में स्ट्रीट पे सड़क पर निकल पड़ते हैं और देखते हैं कि एक वेजिटेबल वेंडर अरेंज कर रहा है अपने टमाटोज, कैरेट, कुकुम्बर, ये सारी सब्जियां अरेंज कर रहा है अपनी बास्केट में बेचने के लिए। और एक जो फ्लावर सेलर है वो फ्लावर को अरेंज कर रहा है, जैसे रेड रोज़, येलो रोज़, ये सब उसको बेचना है तो वो भी अरेंज कर रहा है। और एक पेवमेंट जो साइड से एक पटरी लगी हुई है, वहाँ पे एक न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर सेल कर रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है क्योंकि सबको न्यूज़पेपर पढ़ना है। साइड से बसेस भी आ जा रही हैं और जो ऑटो रिक्शे वाला है वो स्कूल चिल्ड्रंस को लेके जा रहा है। और कॉबलर भी है वहाँ पर, एक बार्बर भी है रोड की साइड में, बार्बर लोगों की शेव कर रहा है मॉर्निंग में। अब इस गर्ल को अपनी कज़न के साथ जाना है मार्केट, तो वो रिक्शा देखती है कि चलो यार रिक्शे में ही चलते हैं क्योंकि मार्केट ओनली 2 किलोमीटर दूर है। अब हम यहाँ पर एक स्टोरी देखेंगे बच्चू मांझी की। एक साइकिल रिक्शा पुलर है ये बिहार से आए हैं, इनकी एक वाइफ है और 3 बच्चे हैं। बिहार में मतलब जो गांव था ना उसमें एज अ मैसन वर्क करते थे, मजदूर की तरह काम करते थे। लेकिन अब मजदूर का काम तो रेगुलर होता नहीं है, पूरे साल भर मिलता नहीं है, इस वजह से सिटी में आए और उन्होंने रिक्शा लिया रेंट पर और धीरे करके उस रिक्शे के भी उन्होंने पैसे चुका दिए। अभी रिक्शा चला रहे थे और डेली पैसा कमाते थे, जो पैसा कमाते थे उसमें से कुछ बचाते थे, कुछ रेंट पे देते थे और जो रेंट पे रह रहे हैं उसके रेंट के पैसा भी तो देना पड़ेगा ना, और कुछ खाने पीने के लिए रखते थे और जो पैसा बच जाता था वो अपने गाँव में भेजते थे अपने बच्चे और अपनी वाइफ के लिए। इनकी वाइफ भी एग्रीकल्चर का काम करती थी गांव में, उससे भी थोड़ी बहुत अर्निंग होती थी, तो इस तरीके से इन लोगों का घर चलता था। बच्चू मांझी की तरह ही बहुत सारे लोग सिटी में काम करते हैं सड़कों पे। अहमदाबाद के एक सर्वे में भी ये पता किया गया कि जो वर्कर्स हैं उनका 12% जो वर्कर्स हैं वो सड़कों पर, स्ट्रीट पर ही काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई इनको एम्प्लॉयड कर रहा है मतलब नौकरी दे रहा है, इनका खुद का ही काम होता है और ये काम इनका टेम्पररी होता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा स्ट्रीट पे, सड़कों पे, कि प्लास्टिक शीट बिछा के लोग अपना सामान बेचते हैं। कैनवास शीट मतलब एक शीट पे अपना सामान थोड़ा टांग वांग के फिर बेचते हैं इस तरीके से। लेकिन इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी पुलिस वाले इनको हटा सकते हैं क्योंकि इनकी जो शॉप है वो परमानेंट नहीं होती। कुछ वेंडर्स खाने का सामान भी बेचते हैं, जैसे आपने देखा होगा मोमोज, समोसे आपको दिखेंगे स्ट्रीट पे, सड़कों पे बेचते हुए। अर्बन एरिया में, शहर वाला जो एरिया होता है, सिटी होता है, वहाँ पर 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर काम करते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को कुछ इस नज़रों से देखा जाता है कि ये बस ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, मतलब ट्रैफिक करके रख देते हैं पूरी सड़कों पर, सब जगह रेडी और ये सब वेंडर्स ऐसे लगा के रखते हैं जिससे कि लोगों को चलने में भी प्रॉब्लम हो और उनकी कार भी ना निकल पाए, बाइक भी ना निकल पाए, जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में। बट हमें स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में भी तो सोचना चाहिए, अगर वो अपना काम ही नहीं करेंगे तो वो खाएंगे कैसे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हॉकिंग जोन्स बना दिए जाएं, जिससे कि जो एरिया है, कुछ एरिया पर्टिकुलर ऐसे रख दिया गया कि यहाँ पर वेंडर्स जो हैं अपना काम कर सकते हैं और उस एरिया में कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं। वैसे हॉकर्स के लिए भी कमेटीज़ बनानी चाहिए जिससे कि उनके डिसीजन को या फिर उनकी प्रॉब्लम को कोई सुन सके और उस चीज़ को सॉल्व कर सके। नेक्स्ट, इन द मार्केट। अब ये लोग मार्केट जाते हैं तो फेस्टिवल सीजन है, इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है मार्केट में। कहीं पे स्वीट्स, टॉयज़, क्लोथ्स, फुटवेयर, यूटेंसिल बिक रहे हैं और कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो बहुत चहल पहल है पूरी मार्केट में। ये लोग डेंटिस्ट क्लिनिक के पास जाते हैं क्योंकि इसकी कज़न का अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के साथ। अब जब डेंटिस्ट देखती है तो बोलते हैं अरे तुम्हारे दांतों में तो कैविटी लग गई है। अब इतना डर जाती है कि ऐसा ना हो कि ये बहुत पेनफुल हो, मेरे को तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। अभी डेंटल क्लिनिक के पास से जाते हैं एक शोरूम में क्योंकि इन्हें खरीदने होते हैं रेडीमेड क्लोथ्स। अभी जो शोरूम होता है 3 फ्लोर्स का होता है, 3rd फ्लोर पे गर्ल्स के कपड़े होते हैं। अब यहाँ पे हम स्टोरी देखेंगे हरप्रीत और वंदना की। ये एक बिजनेस पर्सन होते हैं। पहले हम देखेंगे हरप्रीत की। हरप्रीत के फादर और अंकल एक छोटी सी शॉप चला रहे होते हैं। फेस्टिवल के टाइम पर इसकी मम्मी और ये दोनों ही हेल्प करते हैं शॉप में, और इसने शॉप में हेल्प करना स्टार्ट कर दिया था जब इसका कॉलेज कंप्लीट हो गया था। अब बात आती है वंदना की।
वंदना का खुद का एक शोरूम है, उसने बहुत पहले ओपन किया था और एक ही ड्रेस डिज़ाइनर है। अब इसने अपना बिजनेस चेंज कर दिया है। पहले ड्रेस डिज़ाइनर थी, तो अब इसने क्या करा कि वो जो कपड़े होते हैं, रेडीमेड क्लोथ्स होते हैं, वो बेचने लग गई, क्योंकि आजकल रेडीमेड क्लोथ का ही ज़माना है। तो वो कपड़ों को स्टिच करके बेचने लगी और उसको डिस्प्ले पे लगा देती, जिससे कि बहुत अट्रैक्टिव लगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे इसके कपड़ों को। वंदना बोलती है कि जो मटेरियल यूज़ करते हैं क्लोथ में, ये हमें मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा से लेना पड़ता है। कुछ मटेरियल हमें नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली के जो नियर बाय टाउन है वहाँ से लेना पड़ता है। और कुछ जो आइटम है वो हमें फॉरेन कंट्री से भी लेना पड़ता है। शोरूम को अच्छा चलाने के लिए हमें एडवर्टाइज भी करवाना पड़ता है, न्यूज़पेपर में, सिनेमा थिएटर में, टेलीविज़न में, रेडियो चैनल में। अभी तो हमने रेंट पे ली हुई है बिल्डिंग, बट हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्दी हम इसे खरीद लें। वंदना बोलती है कि हमारा मेन मार्केट में शोरूम है, इसलिए बहुत अच्छा चलता है। और अब हम एक कार भी खरीदने वाले हैं और एक फ्लैट भी बुक करने वाले हैं अपार्टमेंट में। हरप्रीत और वंदना जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी खुद की शॉप होती है। उन्हें कोई नौकरी नहीं देता, बल्कि वो और लोगों को नौकरी देते हैं और लोगों को एम्प्लॉयड करते हैं। जैसे कि सुपरवाइज़र, हेल्पर और वर्कर की ज़रूरत होती है उन्हें, तो वो उन्हें एम्प्लॉय करते हैं, नौकरी पे रखते हैं। इनकी शॉप परमानेंट होती है क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से इन्हें लाइसेंस मिला होता है। जिसे भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लाइसेंस दे देती है उसकी शॉप परमानेंट हो जाती है। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये भी डिसाइड करती है कि किस दिन पूरे वीक में मार्केट क्लोज होगी। जैसे आपने सुना होगा कि किसी मार्केट में वेडनेसडे को मार्केट क्लोज होती है, तो ये डिसाइड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे तो क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो इसलिए अच्छे से इसको लर्न कर लेना। मार्केट में छोटे छोटे ऑफिसेज भी होते हैं, शॉप, कुछ ऐसी शॉप भी होती है जो सर्विस प्रोवाइड कराती है, जैसे कि बैंक, कोरियर सर्विसेज और भी काफ़ी सारी। नेक्स्ट हम देखेंगे इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। अब जिस गर्ल की हमने स्टार्टिंग में बात करी थी ना, वो अपनी कज़न से बोलते कि यार मुझे जरी का वर्क कराना है। तो उसकी कज़न कहती है कि हमारे पड़ोस में ना एक निर्मला है, वो गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है, वो तुम्हारा जरी का काम कर देगी, चलो चलते हैं। अब ये दोनों जाते हैं बस में। अब बस में इतनी भीड़ होती है कि एक दूसरे को लोग धक्का दे रहे होते हैं स्पेस बनाने के लिए। तो ये अपनी कज़न से जो इसकी कज़न होती है वो इससे बोलते हैं कि यार तुम साइड से खड़ी हो जाओ, नहीं तो तुम दब जाओगी, इतनी ज़्यादा भीड़ है। और लोग चढ़ते ही जा रहे हैं, बस में चढ़ते ही जा रहे हैं, कोई उतर ही नहीं रहा है। लेकिन जब फैक्ट्री का एरिया आता है ना, तो सब लोग उतरने लग जाते हैं। फिर ये दोनों भी उतरते हैं। फिर ये बोलती है यार थैंक गॉड, अब जाके मुझे थोड़ी राहत मिली। जब ये रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि एक रेलिंग पर ना काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो किसी का वेट कर रहे हैं और कुछ लोग स्कूटर पे उनसे बात कर रहे हैं। तो उसकी कज़न बोलती है कि अरे यार ये लेबर चौक है, यहाँ पर काफ़ी सारी लेबर मिलती है डेली वेजेस पे। ये जो लेबर होती है, मजदूर होती है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती है। और जैसे अगर कोई हैवी लोड उठाना हो उसके काम आते हैं, और ट्रक में से जैसे सामान इधर से उधर ले जाना हो तो ये काम आते हैं। ट्रक में से सामान उतारना हो या फिर कहीं पे गड्ढा करना हो, पाइपलाइन का जो गड्ढा होता है, टेलीफोन केबल्स की जो गड्ढे होते हैं, या अगर कोई रोड बन रही होती है उसमें ये लोग हेल्प करते हैं। तो ये मजदूर लोग होते हैं। अब ये फैक्ट्री वाले एरिया में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं छोटी छोटी स्मॉल वर्कशॉप होती हैं और छोटे छोटे कमरे बने होते हैं जहाँ पर सिंग मशीन होती है। वहाँ पे ना क्लोथ स्टिच हो रहे होते हैं, सिल रहे होते हैं क्लोथ। लोग जो एक मशीन होती है उस पर एक ही पर्सन बैठा होता है, वो क्लोथ को स्टिच कर रहा होता है, सिल रहा होता है। अब ये वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे निर्मला स्टिच कर रही होती है क्लोथ को। तो ये जो है निर्मला जो है वो इसकी कज़न को देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, जरी का वर्क तुम्हारी ड्रेस पे कर दूंगी। तो जो निर्मला है ना वो एक टेलर है एक्सपोर्ट गारमेंट फैक्ट्री में, और ये ना गर्मियों के कपड़े स्टिच करती है। और जो कपड़े हैं वो फॉरेन कंट्री में ले जाए जाते हैं, जैसे कि यूएसए, यूके, जर्मनी और नीदरलैंड। निर्मला को दिसंबर से लेकर अप्रैल तक काफ़ी लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। सोचो इतना ज़्यादा काम। और कभी कभी तो इसको और एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। उस एक्स्ट्रा काम के इसको 100 रुपीज़ मिलते हैं, और वैसे इसको 280 रुपीज़ मिलते हैं 8 आवर्स के, जो 8 आवर्स काम करती है ये। अब जून के बाद कोई ज़्यादा काम ही नहीं होता है, तो फैक्ट्री को रिड्यूस करना पड़ता है, अपना स्टाफ कम करना पड़ता है। तो निर्मला को निकाल देते हैं। अब निर्मला को 3-4 मंथ तक ऐसे ही बैठे रहना पड़ता है बिना काम के। तो इस चीज़ को बोलते हैं कैजुअल बेसिस, जिनकी परमानेंट नौकरी नहीं होती, परमानेंट जॉब नहीं होती। तो आपके एग्जाम में ये आ सकता है कि परमानेंट और जो कैजुअल है उसमें क्या डिफरेंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो निर्मला की जो जॉब होती है वो परमानेंट नहीं होती, उसकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, उसे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। अगर वो बीमार हो गई तो भी उसे आना पड़ेगा काम करने के लिए, नहीं तो उसके पैसे कट जाएंगे।
और हर एक शिफ्ट भी होती है, मतलब नाइट शिफ्ट भी होती है, डे शिफ्ट भी होती है। एक ही मशीन पे 12 आवर्स एक पर्सन काम करता है और जैसे ही वो पर्सन जाता है उसके बदले में दूसरा पर्सन आता है, वो भी 12 आवर्स काम करता है। अब हम देखेंगे कॉल सेंटर की स्टोरी। अब देखो कॉल सेंटर में क्या होता है, अगर कोई कस्टमर है उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो कॉल सेंटर में कॉल करेगा। जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई सामान खरीदा और आपको वो सामान ख़राब मिल गया, तो उस पर लिखा होता है कस्टमर केयर नंबर। तो आप जब कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे तो वो कॉल सेंटर में कॉल लगेगी और कॉल सेंटर में जो लोग बैठे हुए हैं ये कोशिश करते हैं जो अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, कि कॉल से ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। अब वो जो गर्ल थी ना, उसकी जो कज़न है वो उसे अपनी आंट के पास ले जाती है। उसकी आंट मार्केटिंग मैनेजर है और वो उनसे बोलती है कि बेटा 5:30 से पहले पहले आ जाना। तो ये कोशिश करते हैं कि 5:30 से पहले पहुंचने की, और ये ऑटो रिक्शा पकड़ते हैं। इसलिए जब ये ऑफिस जाते हैं तो देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ लोग बसेस से जा रहे हैं, कुछ लोग कार से जा रहे हैं। इनकी जो आंट है वो बिस्किट की फैक्ट्री में काम करती हैं, तो वो सुपरवाइज करती हैं 50 सेल पर्सन्स को। उनके अंडर में 50 सेल पर्सन्स होते हैं, उनको वो डिफरेंट पार्ट में भेजती हैं कि जाओ और शॉपकीपर्स को ये बिस्किट दे कर आओ और वहाँ से मनी कलेक्ट करके लाओ। ये पूरी सिटी को 6 रीजन में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि वो एक एक रीजन में जा सके, देख सके और सेल पर्सन को भी क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों वो नहीं बेच पा रहे हैं शॉपकीपर को बिस्किट्स, वो भी देख पाए। इनकी परमानेंट जॉब है क्योंकि ये मार्केटिंग मैनेजर है। ऐसा नहीं कि जैसे निर्मला के साथ था कि कुछ मंथ काम करा लिया और कुछ मंथ बाद फैक्ट्री से हटा दिया गया। इनकी परमानेंट जॉब है और इनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि कुछ इनके जो सैलरी का पार्ट है वो गवर्नमेंट ले लेती है और उस पर इंटरेस्ट भी देती है रिटायरमेंट के टाइम पे। जब ये 60 ईयर्स की हो जाएंगी तो जो पैसा कट रहा है सैलरी में से वो इन्हें इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। मतलब बेनिफिट तो है ना, इनकी सेविंग तो हो रही है और इनको हॉलीडेज़ भी मिल रहे हैं, संडे को भी नेशनल हॉलीडेज़ भी मिल रहे हैं और कुछ एनुअल लीव्स है वो भी मिल रही हैं। मेडिकल की फैसिलिटी भी मिल रही है इनको भी और इनकी फैमिली को भी। अगर ये बीमार भी हो जाती है तो इनकी जो सैलरी है वो डिडक्ट नहीं होगी, कट नहीं होगी, इनको पूरी सैलरी मिलेगी। तो ऐसे वर्कर्स को बोला जाता है रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स। अब आपको डिफरेंट समझ में आ गया होगा कैजुअल वर्कर और परमानेंट वर्कर में। सुधा आंट से मिलने के बाद ये आंट की कार में बैठ जाती हैं क्योंकि अभी बहुत थक गई है, लेकिन इनको बहुत मज़ा आया है। इन्होंने देखा कि डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट लोग काम करते हैं, लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनका जो काम है वो एक दूसरे को जोड़े रखता है। ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। If you have any doubt, write it down in the comment section and please like and subscribe my video and share with your friends. Thank you.